हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मैं श्रीकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज हम चर्चा करेंगे एसी मोटर के बारे में। तो जो हमारे एसी मोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल फेज और जो मेरा दूसरा मोटर होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीफेज या थ्री फेज का हम लोग मोटर कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एसी सिंगल फेज मोटर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे एसी सिंगल फेज मोटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो एसी सिंगल फेज मोटर होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से हमारे सिंगल फेज जो मोटर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो मोटर आता है उस मोटर को हम लोग कहते हैं स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर। क्या कहते हैं? स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर। जो मेरा 2 नंबर में मोटर आता है उस मोटर को हम लोग कहते हैं शेडेड पोल मोटर। जो मेरा 3 नंबर में मोटर आता है उस मोटर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। और जो मेरा 4 नंबर में मोटर आता है उस मोटर को हम लोग कहते हैं रिपल्सन मोटर। और जो हमारा 5वां मोटर है उस 5वें मोटर को हम लोग कहते हैं सिंगल फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर। अब एक बात याद रखिएगा, जो मेरा सिंगल फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है वह सिंगल फेज में भी होता है और आपका 3 फेज में भी होता है। जब यह मोटर सिंगल फेज में होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर कहेंगे। और जब यह मोटर 3 फेज में होगा तो हम क्या कहेंगे? 3 फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर हम लोग कहते हैं। तो जो आप 5 जो आप प्रकार देख रहे हैं, स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर और सिंगल फेज स्लिपिंग मोटर, तो ये आपके मुख्य रूप से 5 जो हैं ये मोटर के आपके प्रकार हैं सिंगल फेज के। अब इसके बाद जो मेरा स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर है या स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर जो हमारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो दिया गया है इसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। जो हमारा 2 नंबर में है उसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। और जो मेरा 3 नंबर में दिया गया इसे हम लोग कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। फिर से एक बार याद रखिएगा, स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर 3 प्रकार के, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर 2 नंबर में, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर और 3 नंबर में परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अब इसके बाद जो मेरा स्लिपिंग मोटर हो गया। स्लिपिंग मोटर जो है आपका जो रिपल्सन मोटर है, तो ये जो आपका रिपल्सन मोटर 4 प्रकार का होता है। 1 नंबर में दिया गया है प्लेन रिपल्सन मोटर, 2 नंबर में दिया गया है कंस्टेंट रिपल्सन मोटर, जो आपका 3 नंबर में दिया गया उसे हम लोग कहते हैं रिपल्सन स्टार्ट एंड रन मोटर। और जो मेरा डी नंबर में दिया गया इसे हम लोग कहते हैं रिपल्सन इंडक्शन मोटर। यानी कि जो मेरे रिपल्सन मोटर होता है तो रिपल्सन मोटर मेरा 4 प्रकार का होता है और स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर मेरा 3 प्रकार का होता है। ये तो आप मोटर के प्रकार के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि जो मेरा सिंगल फेज मोटर होता है उसके कितने पार्ट होते हैं और वह किस प्रकार कार्य करता है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है। तो जो मेरा सिंगल फेज मोटर होता है तो सिंगल फेज मोटर के जो मुख्य रूप से जो पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं रोटर और जो मेरा दूसरा पार्ट है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेटर। तो जो मेरा रोटर होता है वो मोटर के अंदर क्या करता है? रोटेट करता है, घूमता है। और जो मेरा स्टेटर होता है वो मोटर के अंदर स्थिर रहने वाला भाग है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, यह जो आप पार्ट देख रहे हैं यह पार्ट मेरा जो है ये क्या है? तो यह पार्ट मेरा स्टेटर है। जो मेरा स्टेटर है यह स्टील की पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके या स्टैपिंग करके बनाया जाता है। इस स्टेटर में क्या होते हैं? इस स्टेटर में आपके खांचे होते हैं। इन खांचों के अंदर हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम वायर को डाल करके वाइंडिंग करते हैं। और इसके बाद जो आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं यह पार्ट मेरा किसका है? तो यह पार्ट मेरा जो है रोटर का है। यह पार्ट हमारे मोटर के अंदर क्या करता है? घूमता है, रोटेट करता है। तो आप ये बात जान लें कि मोटर के 2 पार्ट, एक स्टेटर और दूसरा मेरा क्या हो गया? रोटर। स्टेटर में क्या होगा? तो स्टेटर में हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम वायर को डाल करके वाइंडिंग करते हैं और जो मेरा रोटर होता है या मोटर के अंदर घूमने वाला भाग होता है। अब हम जानते हैं कि जो मेरा मोटर होता है यह कार्य किस प्रकार करता है, मोटर मेरा जो है वो किस प्रकार फंक्शन करता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो मेरा सिंगल फेज सप्लाई होती है, सिंगल फेज सप्लाई जो होती है, सिंगल फेज सप्लाई पर जो हमारा मोटर होता है वो फंक्शन नहीं करता, वो कार्य नहीं करता है।
यानी कि मोटर को रोटेट कराने के लिए, कार्य कराने के लिए कम से कम हमें 2 फेज की आवश्यकता होती है। कितने फेज की आवश्यकता होती है? कम से कम हमें 2 फेज की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि जो मेरा सिंगल फेज का मोटर है, सप्लाई हम सिंगल फेज की देते हैं और हम बता रहे हैं कि जो आपके मोटर हैं उन्हें कम से कम रन करने के लिए 2 फेज चाहिए। तो सप्लाई देते हैं सिंगल फेज की और यहाँ पर चर्चा हो रही है 2 फेज की। तो देखिए, ये जो मेरा स्टेटर है, इस स्टेटर में हम लोग क्या कर रखे हैं, तो हमने कॉपर तार की वाइंडिंग कर रखी है। क्या कर रखी है? कॉपर तार की वाइंडिंग कर रखी है। यहाँ से जो आपके पॉइंट निकले हैं, इन पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को जोड़ देंगे और कैपेसिटर को जोड़ने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फेज का और एक न्यूट्रल का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वायर जोड़ देंगे और सप्लाई देंगे। तो इसके अंदर जो मेरा रोटर होगा वो मूव करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई हम सिंगल फेज की देते हैं और ये जो मेरा मोटर है ये काम किस पे करेगा, यह मोटर जो मेरा है काम करेगा कम से कम डबल फेज चाहिए, सिंगल फेज पे काम करेगा नहीं। तो इसका मतलब कि जो हम बता रहे हैं गलत है। तो देखिएगा यहाँ बात समझिएगा, हम लोग इस स्टेटर में जो सप्लाई है वो सिंगल फेज की ही देते हैं, सप्लाई हम लोग सिंगल फेज की ही देते हैं। बट इसके अंदर जो हम लोग वाइंडिंग किए हैं, यह वाइंडिंग जो है हमारी दो प्रकार के वायर से करते हैं। कितने प्रकार के वायर से करते हैं हम लोग? 2 प्रकार के वायर से करते हैं। एक जो मेरा वायर होता है वो मोटा होता है और जो मेरा दूसरा वायर होता है वो क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है कि मोटा होता है। यानी कि इस सिंगल फेज मोटर में जो हम लोग कॉपर तार लगा करके या एल्युमिनियम वायर जो लगा करके जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, वो वायर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक मोटा होगा और एक आपका पतला होगा। तो जो आपका मोटा वायर होगा वह मोटा वायर आपका रनिंग वायर कहा जाएगा और इसके अंदर जो हम लोग पतला वायर उपयोग करेंगे वो पतला वायर जो होगा मेरा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का होगा। किस वाइंडिंग का होगा? स्टार्टिंग का होगा, एक रनिंग का होगा। जबकि 3 फेज की चर्चा करते हैं तो 3 फेज में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, वो वाइंडिंग आपकी होती है रनिंग वाइंडिंग। मगर सिंगल फेज की चर्चा करते हैं तो सिंगल फेज में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और जो मेरी दूसरी वाइंडिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। एक रनिंग और दूसरी मेरी हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वह पतले वायर की बनाई जाती है और कम टर्न की बनाई जाती है, जबकि मेरी रनिंग वाइंडिंग होती है मोटे तार की बनाई जाती है और अधिक टर्न की बनाई जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्ट कर देना, जबकि रनिंग वाइंडिंग का काम होता है मोटर को हमेशा रनिंग पीरियड में रखना। क्लियर? स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या है, तो मोटर को स्टार्ट करना और रनिंग वाइंडिंग का काम क्या है, तो मोटर को रनिंग पीरियड में रखना। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की, कम टर्न की, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की, अधिक टर्न की। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि हम लोग सिंगल फेज मोटर में एक मोटा तार और एक पतला तार क्यों यूज करते हैं। तो देखिएगा, जो मोटा तार होता है तो मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस कम होता है और उसका जो इंडक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और पतले तार में क्या होता है कि पतले तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो अधिक होता है और जो इंडक्टेंस होता है वो कम होता है। अब पतला और मोटा, अब इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। यदि हम लोग पानी को ले जा रहे हैं और पानी ले जाने के लिए हम लोग एक तरफ मोटा पाइप का यूज करते हैं और एक तरफ हम पतले पाइप का हम लोग यूज करते हैं। तो पतले पाइप में क्या होगा, जो पानी ले जाएंगे, पानी ले जाने की जो मात्रा होगी पतले पाइप में कम होगी और मोटे पाइप में पानी ले जाने की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। अब होता क्या है कि हम लोग मोटर में एक पतला वायर लगाते हैं और एक मोटा वायर लगाते हैं। तो पतले वायर में क्या होता है कि पतले वायर में जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो अधिक रेजिस्टेंस होने के कारण जो मेरा सप्लाई है उस सप्लाई के मार्ग में अधिक बाधा पैदा होती है, जबकि मेरा जो मोटा वायर होता है यह मोटा होने के कारण उसके मार्ग में जो बाधा होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर मेरा सिंगल फेज सप्लाई है और सिंगल फेज जो सप्लाई हो गया वो मेरा 2 भागों में बट गया। सिंगल फेज सप्लाई कितने भागों में बढ़ गया, तो सिंगल फेज सप्लाई मेरी बढ़ गई 2 भागों में, एक तो मोटे वायर में गया और दूसरा मेरा पतले वायर में गया। तो जो मोटे वायर में जाएगा उसमें सप्लाई का जो बहाव होगा काफी तेजी के साथ होगा और जो मेरा पतला वायर होगा उसमें सप्लाई का जो बहाव होगा थोड़ा सा कम होगा। यानी कि 2 मोटे और पतले वायरों में जो सप्लाई का जो पानी का जो मार्ग है वो क्या हो गया, एक में कम होगा एक में ज्यादा होगा। एक बात याद रखिएगा, जो मेरा वायर होता है तो हमारे वायर के अंदर जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमारे वायर में करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलता है। किसी भी वायर में जब हम सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर करंट और वोल्टेज जो है वो एक साथ चलता है। बात समझ में आ गई? अब होता क्या है कि जब वायर मोटा होता है तो उसमें जो मेरा करंट और वोल्टेज होगा वो एक साथ चलेगा और जब मेरा वायर पतला होगा क्या होगा, वायर जब मेरा पतला होगा और जब हम लोग वायर को क्या करेंगे, एक कॉइल के रूप में तैयार कर देते हैं,
याद रखिएगा, मोटे वायर को हम लोग क्या करेंगे, मोटे वायर को हम लोग कॉइल के रूप में तैयार कर देते हैं और पतले वायर को हम गोल गोल लपेट करके कॉइल के रूप में तैयार करते हैं। अब मोटे वायर में और पतले वायर में दोनों वायर हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने के फलस्वरूप क्या होगा कि पतले वायर में जो मेरा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, पतले वायर में जो मेरा वोल्टेज होगा वो आगे हो जाएगा और करंट मेरा पीछे हो जाएगा, जबकि मोटे वायर में मेरा जो वोल्टेज होगा वो आगे होगा और करंट होगा वो क्या होगा, पीछे होगा। यानी कि जो मेरा मोटा वायर है और पतला वायर है, मोटा वायर और पतला वायर क्या करता है, करंट और वोल्टेज क्या करता है, करंट और वोल्टेज को क्या करता है, आगे और पीछे कर देता है। क्या कर देता है, आगे और पीछे कर देता है। यानी कि मेरा करंट वह जो लीड कर जाएगा या लैग कर जाएगा, और जो मेरा वोल्टेज यानी कि करंट और वोल्टेज में कोई एक आगे चला जाता है, कोई एक मेरा पीछे चला जाता है। फिर से एक बार समझिएगा, एक मोटा वायर हो गया इसके अंदर और दूसरा मेरा पतला वायर हो गया। यानी कि इसके अंदर मोटे वायर की वाइंडिंग हो गई और पतले वायर की वाइंडिंग हो गई। यहाँ पे जब हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के फलस्वरूप क्या होता है कि मोटे वायर में जो सप्लाई होती है वो काफी तेजी के साथ अपना सर्किट पूरा करती है, जबकि पतला जो मेरा वायर होता है इसके अंदर सप्लाई जो है क्या करती है, थोड़ी स्लो पूरी करती है। यानी कि मोटे वायर में जो मेरा वोल्टेज होता है वो काफी तेजी के साथ जाता है, जबकि पतले वायर में जो मेरा वोल्टेज होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो मेरा पतला वायर है और मोटा वायर है, क्या किया, पतला वायर और मोटा वायर वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज को पतला वायर जो है और मेरा मोटा जो वायर है वो वोल्टेज को क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। क्या करता है, वोल्टेज को दो भागों में बांट देता है। यानी सिंगल फेज सप्लाई को क्या करता है, मेरा मोटा सिंगल फेज सप्लाई को मेरा जो वायर है वो दो भागों में बांट देता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो मेरा स्टेटर हो गया, जो मेरे वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अंदर दो प्रकार की चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की चुंबकीय फ्लक्स होगी, दो प्रकार की होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। अब यहाँ पर जो मेरी दो प्रकार की चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स कैसे होती है, रोटेट प्रकार की। कैसे होती है, रोटेट प्रकार की, यानी घूमने वाला इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स मेरा उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसा उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स मेरा इसके अंदर घूमने वाला होगा। बात समझ में आ गई, कैसा होगा, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न क्यों होगा, क्योंकि मोटा वायर जो हो गया, मोटे वायर में जो मेरा वोल्टेज है वो आगे जाएगा, करंट थोड़ा सा बैक रह जाएगा, और जो मेरा पतला वायर हो गया, पतले वायर में क्या होगा, मेरा पतले वायर में जो मेरा करंट और वोल्टेज की बात करें तो उसमें भी आगे पीछे आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। हाँ, तो सिंगल फेज में हम लोग चर्चा करते हैं सिर्फ फेज इंडक्शन मोटर की। तो ये जो मेरा हो गया इसे हम लोग कहते हैं रोटर। क्या कहते हैं हम लोग इसे हम लोग कहेंगे रोटर। क्या कहेंगे, रोटर कहेंगे। बात समझना कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं रोटर। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रोटर। रोटर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, दो वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो वाइंडिंग हो इसे हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या कहेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहेंगे, और इसे हम लोग कहेंगे रनिंग वाइंडिंग। क्लियरली, तो ये जो मेरे वाइंडिंग होगा, यह वाइंडिंग किस तार की हो जाएगी, तो मेरे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी पतले तार की और कम टर्न की। रनिंग वाइंडिंग हो गई तो ये मोटे तार की और अधिक टर्न की होती है। यहाँ पर बगल में आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, यह आपका क्या हो गया, यह आपका रोटर हो गया। क्या हो गया, रोटर हो गया। और हम किस मोटर के बारे में चर्चा करें, तो हम चर्चा कर रहे हैं स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर सप्लाई को इन कराते हैं, सप्लाई को इन कराने के फलस्वरूप सप्लाई जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो जाने के बाद हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी जाती है और रनिंग वाइंडिंग में भी जाती है। अब यहाँ पर है क्या कि जो मेरे स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो अधिक होगा और जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। जबकि हम चर्चा करते हैं रनिंग वाइंडिंग में, तो रनिंग वाइंडिंग का जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जो मेरा इंडक्टेंस होगा क्या होगा, उच्च होगा। यानी कि यहाँ पर जो मेरी सिंगल फेज सप्लाई है वो दो फेजों में बढ़ जाती है। सिंगल फेज सप्लाई हमारी दो फेजों में बढ़ जाती है, और जब हमारी दो फेजों में सिंगल फेज सप्लाई बढ़ती है तो दो फेजों में बढ़ने के कारण यहाँ पर जो आपका इस जो एरिया में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका घूमने वाला होगा। कैसा होगा, तो मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो घूमने वाला होगा। इतना बात आप जानते होंगे कि जब हम किसी भी वायर में सप्लाई को प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा जो वायर होता है उसके चारों तरफ ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस ये जो मेरा पहला जो मेरा वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग से जो है कि आपकी क्या होगी, इस वाइंडिंग से
जो है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा और इस वाइंडिंग से आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। अब जब यहाँ पर दो प्रकार के जब आपके मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे और यह जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपके रोटर के ऊपर पड़ेंगे, किसके ऊपर पड़ेंगे, रोटर के ऊपर पड़ेंगे। तो ये जो आपका रोटर है, रोटर जो है यह कैसे बना होता है, तो जो यहाँ पर देखिएगा रोटर के बनावट के बारे में, तो जो मेरा रोटर होता है इस रोटर में होता क्या है, इस रोटर में दो आपके कॉपर के रिंग होते हैं और इन कॉपर के रिंगों को हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के रड के द्वारा हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट करने के बाद इसके बीच में जो खाली जगह बचा होता है, इस खाली जगह को हम लोग सिल्क स्टील की पत्ती को हम क्या करते हैं, स्टेपिंग कर देते हैं। स्टेपिंग करने के बाद यह बन जाता है मेरा रोटर। क्या बन जाता है, रोटर। यानी कि इस प्रकार का जो है कि आपका रोटर यह बन जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार का आपका रोटर बन जाता है। अब जब इसके ऊपर यानी कि जब हमारे इस कॉपर के वायर के ऊपर जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉपर के वायर के ऊपर पड़ता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पड़ने के कारण इस रोटर के अंदर क्या होता है, इंडक्टेंस उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है आपका, इंडक्टेंस उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, इंडक्टेंस। और इस इंडक्टेंस के कारण इस रोटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होता है, ईएमएफ। क्या होता है, ईएमएफ। इससे बात देखिएगा इंडक्टेंस क्या है। तो यहाँ पर चर्चा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल है, क्लियर। इस कॉइल हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं एसी। क्या करते हैं, सप्लाई हम लोग एसी देते हैं। और इसके बगल में हमारे पास यदि कोई दूसरी कॉइल क्या है, दूसरी कॉइल है, तो जब हम इस कॉइल में सप्लाई देंगे एसी, तो क्या होगा, इस कॉइल में जब हम सप्लाई एसी देते हैं, तो इस कॉइल के में जब सप्लाई एसी देते हैं, तो एसी देने के फलस्वरूप क्या होता है कि इस कॉइल से आपके मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स बगल में जो मेरी कॉइल पड़े, कॉइल के ऊपर क्या करते हैं, पड़ते हैं। जब इस बगल वाले कॉइल पर हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स पड़ते हैं, तो हमारे इस बगल वाले कॉइल पर भी क्या होता है, एसी सप्लाई उत्पन्न हो जाती है। तो सेम उसी प्रकार जब इन दोनों वाइंडिंगों के माध्यम से हमारे रोटर के ऊपर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पड़ेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स पड़ने के फलस्वरूप हमारा जो रोटर होगा, हमारा रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिच्छेदित करेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिच्छेदित करेगा, तो हमारे रोटर के ऊपर ऑटोमेटिक क्या होगी, सप्लाई उत्पन्न हो जाएगी। और जब सप्लाई उत्पन्न होगी, तो सप्लाई उत्पन्न होने के कारण इस रोटर के अंदर खुद का एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। तो इस रोटर में एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया और एक चुंबकीय फ्लक्स आपके किसके अंदर, आपके वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न हो गया। अब दोनों चुंबकीय फ्लक्सों के बीच में विरोध होगा और विरोध होने के फलस्वरूप आपका ये जो रोटर है घूमना प्रारंभ कर देगा। अब जो आपके स्विफ्ट जो मोटर हो गया, ये किस प्रकार का होता है, इसे किस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।